Hi guys, welcome back to another video of Economics on your Tips। तो आज अपन बात कर रहे हैं बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। आज की जो ये वीडियो थोड़ी सी थ्योरी वाली होने वाली है, क्योंकि आज तुम्हारी सबसे बड़ी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। तुम्हें पता है नेशनल इनकम पिछले कई सालों से बच्चों के मार्क्स काटती है। इसलिए नहीं कि इसके अंदर बहुत कुछ टिपिकल आता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ इजी आता है। अगर आपने नेशनल इनकम तक पढ़ी हुई है तो आपके दिमाग में एक चीज होगी कि नेशनल इनकम मतलब न्यूमेरिकल। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। पिछले कई बार से ऐसा देखा गया है कि न्यूमेरिकल की एक्सपेक्टेशन को कम कर दिया गया है बाय द बोर्ड, और अब जो है आप लोगों के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं। तो आज अपन उसी थ्योरी को टारगेट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बेसिक एग्रीगेट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए किसका मतलब क्या है। और दूसरी चीज, अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो पढ़ क्यों रहे हैं ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टॉपिक को पकड़ते हैं जिसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या कहते हैं बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इसकी बहुत खतरनाक खतरनाक डेफिनेशन अलग अलग पुस्तकों में गिवन है। आपको उन डेफिनेशन को देखने से पहले वो डेफिनेशन भी लेनी है जो मेरी पुस्तक में गिवन है। बहुत सिंपल है। वो क्या है? पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की पॉलिटिकल बॉर्डर्स, या सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है मेरे भारत के लोगों द्वारा या भारत के द्वारा ओन की गई चीजें। खत्म। क्या बोला? भारत के लोगों द्वारा या भारत के द्वारा ओन की गई चीजें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी। क्या इस डेफिनेशन से ये कोई समझा रहा है मुझे कि वो भारत के अंदर होनी चाहिए? मैंने कभी भी नहीं बोला कि वो भारत के अंदर होनी चाहिए। हम तो ये बोल रहे हैं भारत के लोगों का स्वामित्व वाला, स्वामित्व ज्यादा हिंदी हो गई, मतलब भारत के लोगों की प्रॉपर्टी वो कहलाती है, या भारत की प्रॉपर्टी वो कहलाती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। अब वो भारत के अंदर हो, जापान में हो, चाइना में हो, हवा में हो, पानी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे लोगों की हमारी है तो क्या कहलाएगी? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी administrated by the government within which the persons and capital circulate freely। यानी इसके थ्रू जब ट्रांजेक्शन किया जाता है तो वो एक ही देश का ट्रांजेक्शन माना जाता है। जैसे सिंपल भाषा में अगर मैं तुम्हें समझाऊं कि मान लो इंडियन एम्बेसी है जो कि चाइना में बनी। इंडियन एम्बेसी में अगर कोई सामान जाना है तो क्या वो एक्सपोर्ट कहलाएगा? अरे अपने ही घर की दूसरी दुकानों में बेच रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट नहीं कहलाएगा, वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। सिमिलरली अगर पाकिस्तान एम्बेसी है जो इंडिया में बनी हुई है तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, ये उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। समझ में आ गया मतलब? क्लियर है? कुछ एग्जांपल देखें, वापस सुनना एक बार। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारे लोगों द्वारा या हमारे देश द्वारा स्वामित्व की गई चीजें, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स, मान लो कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है जो भारत के लोगों का है, जो भारत का है। अब वो चाइना में उड़े, जापान में उड़े, मलेशिया में उड़े, सिंगापुर में उड़े, उससे हमें क्या? वो है किसका? हमारा। तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? हमारी। बहुत आसान। प्लेन्स ऑफ एयर इंडिया comes under our domestic territory even though they are flying between China and Japan। चाइना में उड़ रहे हैं, जापान में उड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, जितनी भी एम्बेसीज होती हैं, इंडियन एम्बेसी है कहीं पे भी है दुनिया में, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर काउंट की जाएगी। ठीक है, भले वो बाहर लोकेटेड है तो भी। सिमिलरली फिशिंग वेसल है, कोई ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है, मतलब जहां से ऑयल या नेचुरल गैस निकल रहा है, अगर वो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर है तो भले वो दुनिया में कहीं भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही काउंट किया जाएगा। ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर, भले ही कहीं इंटरनेशनल वाटर में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा। अब ये तो अपन ने समझ लिया कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या काउंट होगा, पर यह भी जानना बहुत जरूरी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या काउंट नहीं होगा। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, नंबर उसी में कटते हैं। तो क्या क्या नहीं होगा?
जैसे इंडियन एम्बेसी कहीं भी हो तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। सिमिलरली किसी और देश की एम्बेसी अगर भारत में होती है तो वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। तो एम्बेसी हो गए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो गए, कॉन्सुलेट्स हो गए, ये अगर दूसरे देश के हैं तो भले ही अगर भारत में भी लोकेटेड है तो भी वो उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं कहलाएगी। समझ में आ गया? सिमिलरली कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंटरनेशनल होती हैं, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ना, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आती हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशन को भले ही ये यहां पर हैं, ऑपरेट बाहर से किया जा रहा है। जब ऑपरेट बाहर से किया जा रहा है तो फिर ये वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगी। इवन दो ये दिल्ली में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया ना? डोमेस्टिक टेरिटरी मेरे भारत के लोगों द्वारा या भारत के द्वारा स्वामित्व की गई, ज्यादा हिंदी हो गई आज, चीजों को हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। ठीक है, अब सर डोमेस्टिक टेरिटरी समझ गए। इसके बाद अगला टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। अब इसका मतलब समझना, नॉर्मल, अरे नॉर्मल, नॉर्मल बड़ा कॉमन सर, वेरी नॉर्मल। नॉर्मल मतलब आम तौर पर, आम खाने वाला आम नहीं, आम, नॉर्मल, कॉमन, आम तौर पर, रेजिडेंट, रहने वाला, आम तौर पर रहने वाला, इसका ये हिंदी में मतलब होता है और यही इसकी डेफिनेशन भी बताती है। नॉर्मल रेजिडेंट वो व्यक्ति होता है जो कि आम तौर पर, कॉमन तौर पर, सामान्य तौर पर हमारे यहां पर रहता है। बात आती है सर सामान्य तौर मतलब कितने टाइम में रहना पड़ेगा। मैंने बोला कि अगर मैं भारत का नॉर्मल रेजिडेंट हूं तो कितने टाइम में रहा हूं तब जाके माना जाएगा कि मैं भारत का नॉर्मल रेजिडेंट हूं। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए हुए, वो देखो। अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति विशेष हो, ज्यादा हिंदी आ गई क्या? जरूरी नहीं है व्यक्ति विशेष हो, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, who ordinarily resides in a country for a period of more than 1 year। एक साल से ज्यादा के समय के लिए अगर आप एक देश में हो, साथ साथ आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्या बोला? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में ही हो। सर ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत आसान है, ना धोना, खाना पीना, कमाना, ये कहलाता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब आप ये सारे इकोनॉमिक काम, जैसे कि मेरा अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग, ये उसी देश में कर रहे हो तो आप यहां के नॉर्मल रेजिडेंट। मतलब जैसे मान लो कोई टूरिस्ट आ गया, 1.5 साल रुक गया यहाँ पे, तो क्या वो टूरिस्ट भारत का नॉर्मल रेजिडेंट होगा? नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि वो यहां पे रह तो रहा है 1 साल से ज्यादा, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, पर क्या उसका नॉर्मल इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर यहां पर लाए कर रहा है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां वो खर्च तो कर रहा है, रह रहा है तो खर्च तो होगा, पर क्या वो यहां कमा रहा है? नहीं। क्या वो यहां से कमा रहा है? नहीं कमा रहा है। तो जब वो नहीं कमा रहा है तो वो यहां का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। तो क्या समझे? वो व्यक्ति जो सामान्य तौर पर एक देश में रह रहा हो 1 साल से ज्यादा समय के लिए और वो वहां पर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट रिलाय करे, यानी वो खाना कमाना, नहाना धोना, सेव करना, बचाना, वो सब उसी देश में करता है, तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। इसमें कौन नहीं आते? कौन लोग हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे? जैसे फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। क्यों नहीं कहलाएंगे सर? क्योंकि बाहर से अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो टूरिस्ट है, टूरिस्ट है तो खर्च तो करेगा पर कमाएगा नहीं। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी अपन ने यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, इनके बारे में बात किया, ये ऑब्वियस सी बात है, ये नहीं कहलाएंगे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट क्योंकि ऑपरेटेड बाहर से ही है। ठीक है ना, पैसा भी बाहर से आ रहा है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, एम्बेसी में कोई फॉरेन स्टाफ है, जैसे पाकिस्तान एम्बेसी, भारत में मान लो दिल्ली में पाकिस्तान एम्बेसी है, तो पाकिस्तान का व्यक्ति जो है ना वो यहां पर है। अगर पाकिस्तान के व्यक्ति यहां पर है तो उसका खाना कमाना, खर्चा लेना धोना, वो सब पाकिस्तान एम्बेसी ही करती है, उसको कहीं और जाके कमाना नहीं पड़ता है, वो सब
पाकिस्तान एम्बेसी ही करती है। तो जब वो पाकिस्तान एम्बेसी के थ्रू पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, तो वो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, हमारे यहाँ का नहीं कहलाएगा। ठीक है। एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मान लो डब्ल्यूएचओ के ऑफिस में भारत के एम्प्लॉय है, तो अब डब्ल्यूएचओ तो नहीं है हमारे यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट, प्लस भारत के जो एम्प्लॉय है ना, वो यहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए। ठीक है, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली बात है, यहीं पे काम कर रहे हैं ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, बॉर्डर वर्कर्स, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है कि इधर है या उधर है, तो वो तो काउंट नहीं किए जाएंगे। समझ में आ गया। तो दो टॉपिक अभी अपन ने पढ़े, कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी, फिर पढ़ा नॉर्मल रेजिडेंट। सवाल है कि सर हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब? तो ये पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, भारतीय आय कैलकुलेट करते हैं, तो वो आय इन्हीं नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू ही कैलकुलेट की जाती है। वो आय इन्हीं नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। वो अपन भविष्य में करेंगे, तब बात करेंगे। अभी तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि सिटीजनशिप, नागरिकता। अब देखो, मान लो मैं भारत का नागरिक हूं, है ना, मान लो क्या हूं मैं, 2 साल अमेरिका में चला गया, वहां नौकरी लग गई, तो क्या मैं भारत का नागरिक नहीं कहलाऊंगा? तो भी मैं भारत का नागरिक कहलाऊंगा। सर कैसे पॉसिबल है ये? मतलब कैसे आप नागरिक, आप तो वहां रह रहे हो, मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगा। मैं 1 साल से ज्यादा वहां रह रहा हूं, वहां खा रहा हूं, वहां पी रहा हूं, वहां नहा रहा हूं, वहां धो रहा हूं, वहां कमा रहा हूं, तो मैं वहां का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगा, पर नागरिक तो मैं यहाँ का हूं। पर सर कैसे नागरिक हुए यहाँ के? तो नागरिक कैसे बना जाता है? सादा भाषा में बोले तो आपके पास आधार कार्ड है, आप यहाँ के नागरिक हो, काम खत्म। नागरिकता कैसे मिलती है? तो किसी भी देश की नागरिकता 2 चीजों पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले वहां पर पैदा होना, दूसरा कुछ लीगल प्रोविजन जो कि आपको मानने पड़ते हैं। जैसे आपका अगर यूएसए में जाइए, अगर आपको ग्रीन कार्ड चाहिए सिंधी भाषा में, तो क्या करना? वहां जैसे अपना आधार कार्ड वैसे वहां का ग्रीन कार्ड, तो क्या करना पड़ेगा? या तो आप 5 साल वहां रहो और वहां खाओ कमाओ, उसके बाद क्या कहते हैं, पूरा ओवरव्यू किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, और उसके बाद आपको मिलेगा। या फिर वहां जाइए, किसी गोरी मेम से शादी कर लीजिए, और वो शादी 6 महीने टिका लीजिए, क्या होगा? आपको वहां का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, यानी वहां के आप क्या बन जाओगे? नागरिक बन जाओगे। समझ में आ गया? अब नागरिक क्यों होना जरूरी है? मतलब बिना नागरिक में रह लूं क्या फर्क पड़ता है? जैसे मान लो आप भारत में रह रहे हो, आधार कार्ड नहीं है, क्या आप सिम ले सकते हो सीधे तरीके से? नहीं ले सकते साहब। आधार कार्ड नहीं है, वोटर आईडी कार्ड नहीं है, सिम ही नहीं ले सकते। मतलब सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी फोन चलाना, सिम ही नहीं ले सकते आप अपने नाम पे। समझ रहे हो? इसी प्रकार से कोई धंधा खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। खोलोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, हर जगह 10 गुना पैसा मिलेगा। अच्छा छोड़ो बाहर की बातें, छोड़ो बाहर की बातें, आप किसी मॉन्यूमेंट में घूमने चले जाओ, भारत के नागरिक का टिकट 30 रुपए, बाहर के नागरिक का टिकट 1300 रुपए। ये क्या हुआ? अगर आप सिटीजन नहीं हो यहाँ की, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। और कैसे वेरीफाई होगा कि आप यहाँ के सिटीजन हो या नहीं हो? मतलब जरूर थोड़े अंग्रेज देख के, आदमी गोरा देख के बोलेगा अंग्रेज है, सफेद बाल देख के, या ब्रू क्या कहते हैं उसको, गोल्डन बाल देख के बोलेगा कि अंग्रेज है। कैसे प्रूव दोगे? आधार कार्ड दिखाओगे आप। तो यहां पर अगर आप एक देश के सिटीजन हो, तो आपको वोट देने का अधिकार है। यहाँ के जो बेसिक नागरिक के जो मूलभूत अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, वो आपके ऊपर लागू होंगे। समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गया? तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिए, तीनों का डिफरेंस समझ गए, नॉर्मल रेजिडेंट, सिटीजनशिप और डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, क्या आप एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट और दूसरे देश के सिटीजन हो सकते हो क्या? कैन इट बी पॉसिबल कि आप एक देश के नॉर्मल रेजिडेंट हो और दूसरे देश के सिटीजन हो? जवाब देंगे जल्दी। हो सकते हैं, बहुत आराम से, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं भारत का सिटीजन हूं, यहाँ पैदा हुआ हूं, बट मान लो मेरी बाहर नौकरी लग जाती है, मैं 5 साल 6 साल 10 साल वहां पर काम कर लेता हूँ, शादी की नहीं बोलूंगा, मेरी हो चुकी। अब बोलूंगा ना शादी कर ली गोरी मैम से, हमारी घर वाली। तो यहाँ पर क्या है, मैं वहां रह रहा हूँ, वहां का ग्रीन कार्ड मुझे मिल गया। ठीक है, या वहां रह रहा हूँ, तो मान लो जब रह रहा हूँ तो नॉर्मल रेजिडेंट तो मैं कहलाऊंगा ही वहां का, और वहां की सिटीजनशिप ले ली तो बात अलग ही है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट। अब समझो बहुत काम की बात, अभी तक जो अपन ने पढ़ा वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हुआ। अब यहां से जो कुछ भी अपन पढ़ेंगे ना, वो सब प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आगे बढ़ेगा। जब मैंने कल की क्लास ली थी, तो उसमें सबसे पहले बात की थी कि हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ एक ही प्रकार की कमाई को कमाई मानेंगे, वो है प्रोडक्टिव कमाई को। वो कमाई जिससे किसी प्रकार का आउटपुट निकल रहा है, जो इकोनॉमी की ग्रोथ में मदद कर रही है। तो यहीं पे हम 2 प्रकार की इनकम से भिड़ते हैं, एक कहलाती है फैक्टर इनकम और दूसरी कहलाती है ट्रांसफर इनकम। अगर मैं आपसे पूछूं फैक्टर इनकम क्या है, तो इसका आप जवाब क्या देंगे? सर मेहनत करी हुई इनकम या मेहनत से कमाई हुई इनकम को हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। पर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें, तो फैक्टर इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो रिसीव की गई है बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
किन्होंने रिसीव करी है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने। आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने आपको 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया था। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन। तो इन 4 लोगों द्वारा कमाया गया पैसा फैक्टर इनकम की कैटेगरी में आता है। और कैसे कमाएंगे ये लोग पैसा? लैंड विल बी पेड बाय वेजेस, इंटरेस्ट, profit. Land will be paid by rent, labor will be paid by wages, capital will be paid by interest and entrepreneur will be paid by profit. राइटिंग पे मत जाना, डॉक्टर बन सकता था सिर्फ राइटिंग के बेस पे अगर एडमिशन लेते तो। ठीक है जी, समझ में आ गया? क्लियर है? तो व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम? वो इनकम जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने कमाई है। कैसे कमाई है? बाय रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। कहां पर? इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब उन्होंने अपनी सर्विस दी तो उससे जो पैसा कमाया वो फैक्टर इनकम कहलाती है। और सर हम फैक्टर इनकम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका जवाब अगली ही लाइन में मैं आप सभी के लिए लेकर आ जाता हूं। नेक्स्ट लाइन पढ़ो मेरे साथ। फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। यहां रहने वाले लोगों के द्वारा कमाया गया पैसा मेहनत करके, प्रोडक्शन करके, इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये काउंट किया जाता है किसमें? नेशनल इनकम में, भारतीय आय में। तो जब भारत की आय काउंट की जाती है तो ये देखा जाता है कि भारत में रहने वाले लोगों ने कितना पैसा कमाया है। कौन सा पैसा? फैक्टर इनकम। सर फैक्टर इनकम समझ गए, दूसरी बताओ। तो दूसरी आती है तुम्हारी ट्रांसफर इनकम। सर ये ट्रांसफर इनकम कौन सा खेला है? तो अगर ट्रांसफर इनकम के बारे में बात करें तो ऊपर वाली मेहनत, नीचे वाली आलस। ऊपर मेहनत करके, प्रोडक्शन करके पैसा कमाया, नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके अगर आप पैसा बनाते हो तो वो ट्रांसफर इनकम की कैटेगरी में आती है। सर नॉन प्रोडक्टिव मतलब? जैसे स्कॉलरशिप। मैंने बोला नॉन प्रोडक्टिव, नॉन मेहनत वाली नहीं। जरूरी नहीं है कि मेहनत नहीं लगी हो। मेहनत लगा, आपने मेहनत करी, पढ़े बहुत बढ़िया ऐसे नंबर लाए, उसके बाद आपको पैसा मिला, तो मेहनत तो है आपकी, पर वो मेहनत प्रोडक्टिव मेहनत नहीं है, इसलिए वो ट्रांसफर इनकम कहलाएगी। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। वो पैसा जो कि आपने बिना प्रोडक्टिव सर्विस किए दिया है। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन, नेक्स्ट वन स्कॉलरशिप, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ये ओल्ड एज पेंशन लिखा हुआ है, रिटायरमेंट पेंशन नहीं लिखा हुआ। क्या फर्क है दोनों में, जरा कोई बताएगा? बहुत बेहतरीन सा बालक। ये फैक्टर ट्रांसफर इनकम है और ये जो है ना ये फैक्टर इनकम है। कैसे सर? देखो रिटायरमेंट पेंशन होता है कि आपकी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा सा पैसा निकाला गया है, विच इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता रहेगा या रिटायरमेंट पे मिलेगा। ठीक है। ओल्ड एज पेंशन का मतलब क्या है? क्योंकि आप हमारे यहाँ काम करे थे, इसलिए जब तक आप जिंदा हो तक हम आपको खिलाते रहेंगे, आधी तनख्वाह आपको देते रहेंगे। बहुत सारे सरकारी नौकरी में जो लोग हैं वो आज भी ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं। हमारे पड़ोस में एक बाबूजी हैं, उन्होंने 30 साल नौकरी करी, 40 साल पेंशन ले रहे हैं। समझ रहे हो? 30 साल नौकरी करी, 40 साल से पेंशन ले रहे हैं, वो बढ़िया मस्त चल रही। जितने उन्होंने नौकरी में नहीं कमाया उतना उन्होंने पेंशन में कमा लिया। तो ये कौन सी है? ओल्ड एज पेंशन है। जब तक आप जियोगे तब तक हम आपको पेंशन देंगे, सरकार के द्वारा पहले दिया जाता था। समझ में आ गया? तो ओल्ड एज पेंशन काउंट नहीं होती है क्योंकि वो बिना मेहनत के करा हुआ पैसा है। रिटायरमेंट पेंशन जो है वो काउंट होती है क्योंकि वो आपकी सैलरी में से, जब आप काम कर रहे थे उसी समय आपकी सैलरी में से थोड़ा 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 काटा गया था। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है फाइनल गुड या इंटरमीडिएट। देखो तुम बच्चे तो हो नहीं, 12वीं क्लास में हो या उससे ऊपर की क्लास में हो, तो अगर मैं तुम्हें फाइनल गुड की डेफिनेशन समझाऊंगा तो बहुत अजीब लगेगा, तुम्हें भी और मुझे भी। इंटरमीडिएट गुड की समझाऊंगा तो भी बहुत अजीब लगेगा, पर मैं तो समझाऊंगा। क्यों समझाऊंगा? क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव है। आप पता है एमबीए में भी कर लो, एमबीए चले जाओ, आप एमबीए कर लो, आपको एमबीए में भी यही पढ़ना पड़ेगा, वापस आ जाओगे इकोनॉमिक्स और सर्च करके। क्यों आओगे? क्योंकि सब हर बार यही चीजें बार बार समझाई जाती है। बस फर्क क्या होता है, अभी अगर एबीसीडी में से ए बी सिखाया गया है तो बाकी ए के बी के साथ सी भी सिखा दिया जाता है एमबीए में, मतलब थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं।
उसी तरीके से जो फाइनल और इंटरमीडिएट की डेफिनेशन आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलेंगे यहां पर। सबसे पहले बात करते हैं फाइनल गुड। फाइनल गुड में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। ये वो गुड है जो कि या तो कंजम्पशन में आए हैं या इन्वेस्टमेंट में हो गए। मतलब या तो ये कंज्यूम हो गए हैं या फिर ये लग गए, मतलब जहां लगना था इनको लग गए। इसके बाद ये रीसेलिंग नहीं होगी इनकी। क्या बोला? इसके बाद इनकी रीसेलिंग नहीं होगी, या तो खप जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, और रीसेलिंग नहीं होगी। ठीक है, दे आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड नॉर गॉन इनटू एनी फर्दर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन प्रोडक्शन। ना तो ये अब आगे बिक पाएंगे और ना ही इनको मॉडिफाई करके कुछ नया बना के आगे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अब ट्रांसफॉर्म भी नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही रखे रहेंगे और खत्म हो जाएंगे। इसके बाद इनका जीवन काल में कुछ नहीं होगा। अब ये कुर्सी है, इधर ये कुर्सी है हमारे पास, ये हमारे लिए फाइनल गुड है क्योंकि ये यही रहेगी। अब ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाएगी तो मैं इसको तोड़ फाड़ के रॉ मटेरियल में कर दूंगा, पर अब ये कुर्सी आगे कुछ नहीं होगा इसका, तो ये हमारी क्या है? फाइनल गुड है। समझ में आ गया? चलो फाइनल गुड साइड हो दो। सर पर फाइनल गुड क्यों पढ़ा रहे हो हमें? इसका भी जवाब देते हैं। आपको फाइनल गुड इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कमाल की बात यह है कि इनकम कैलकुलेट करते समय, चाहे वो भारतीय इनकम हो, नेशनल इनकम हो या डोमेस्टिक इनकम हो, सारी इनकम कैलकुलेट करते समय हम फाइनल गुड को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड काउंट ही नहीं करते। इसलिए फाइनल गुड्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि फाइनल गुड्स विल बी काउंटेड इन नेशनल इनकम। समझ में आ गया? क्लियर है? सर ये तो पहले ही पता था। इंटरमीडिएट पे बताओ क्या फर्क है? तो इंटरमीडिएट गुड आप सभी जानते हैं, ये वो गुड हैं जो कि या तो आगे बिकेंगे या फिर इनमें कुछ और काम होगा। पर एक लाइन और जुड़ी है इसमें, इट रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर आइदर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। एक लाइन और जोड़ दी है बेटा मैंने, इन सेम ईयर। क्या बोला? इस ही साल। सर इसी साल का मतलब क्या है? अब देखो बहुत जरूरी बातें हैं, इनको ध्यान से समझना। मान लीजिए कि मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूं, मेरे पास 4 कुर्सियां हैं जो मैंने बेचने के लिए रखी। 2 कुर्सियां उनमें बिक गई, तो वो 2 या 3 मान लो बिक गई, तो वो 3 तो मेरे लिए, जिसके पास गई वो फाइनल गुड हो गई, खत्म हो गया। एक कुर्सी है ये रही जो अभी तक मैंने नहीं बेची और इस साल के अंत तक भी वो कुर्सी नहीं बिकी। तो मुझे एक सिंपल सा जवाब देना, वो कुर्सी कौन से साल में बनी हुई कहलाई जाएगी? वो कुर्सी कौन से साल में बनी हुई कहलाई जाएगी? अब जब नया साल शुरू हुआ तो ये कुर्सी तो वहीं की वहीं पड़ी है ना, ये बिकेगी अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद। पर मैं कौन से साल में मानूंगा कि ये कुर्सी बनी थी? तो आप मुझे जवाब दोगे कि सर जिस साल एक्चुअल में बनी है उसी साल तो मानेंगे, अब बिकी या नहीं बिकी उससे क्या फर्क पड़ता है? तो यहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि इंटरमीडिएट गुड उन गुड्स को कहते हैं जो कि आगे रीसेल होंगे इसी साल। अगर वो चीज इस साल नहीं रीसेल हो सकती, आगे नहीं बिक सकती, तो हम फॉर कैलकुलेटिव पर्पस, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए हम ये मानेंगे कि वो सामान फाइनली यहीं पर रहेगा इस पर्टिकुलर ईयर, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर वो रीसेल नहीं होगा। और जो चीज रीसेल नहीं हो सकती वो क्या कहलाएगी? फाइनल कहलाएगी। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि अगर कोई गुड इस साल इंटरमीडिएट से फाइनल में कन्वर्ट नहीं होता तो उसको एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल मान लिया जाता है, ताकि हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिंदगी भर नहीं बिकेगी, अगले अगले दिन बिक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 10 साल बाद भी बिके कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जिस साल बनी उसी साल इसको काउंट कर लिया ताकि हम एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल सकें। वरना पता चलेगा कुर्सी 10 साल पहले बनी थी, आज के खातों में लिख रहे साहब आज कुर्सी बनाई, अब तब 5 रुपए की बन गई थी, आप 5,000 की बनती कुर्सी, कितने में लिखेगा? ठीक है ना? तो ये समझ लेना मेरी बात को, इंटरमीडिएट गुड अगर सेम ईयर आगे बढ़ जाते हैं तो वो काउंट नहीं होंगे, पर अगर वो नहीं बिकते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम उनको फाइनल गुड्स की कैटेगरी में डाल देंगे। दीज गुड्स आर जनरली परचेज बाय वन प्रोडक्शन यूनिट टू अनदर प्रोडक्शन यूनिट। एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट पे बेचती रहती है। एक चीज समझना, कोई व्यक्ति जन्म से बुरा नहीं होता, अपने कर्म से बुरा या भला होता। उसी प्रकार से कोई गुड अपने जन्म से फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होता,
आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बेस पर वो फाइनली इंटरमीडिएट बनता है। जैसे अभी मैंने कुर्सी का एग्जांपल लिया, तो यार तेरी बहुत जरूरत है मेरे को भी। हमने भी कुर्सी का एग्जांपल लिया मरीज का, तो ये कुर्सी जब मैं खुद के यूज के लिए ले रहा हूं, जब मैं खुद के यूज के लिए ये कुर्सी को ले रहा हूं, तो क्या हो रहा है, अरे भाई गिरेगी क्या, पूरा मान गई ये, तो क्या हो रहा है, ये फाइनल गुड की कैटेगरी में है। पर अगर इसी कुर्सी को मैं आगे बेचने के लिए रख रहा हूं, तो वो मेरा इंटरमीडिएट गुड है। इसका मतलब समझ में आया कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो गुड इंटरमीडिएट है या फिर फाइनल है। समझ में आ गया? थैंक यू कुर्सी, तालियां बजाइए भाई एक बार कुर्सी के लिए, इन्होंने बहुत मेहनत की है और कुर्सी के साथ साथ कई लोगों ने और मेहनत की है। ये लोग हैं बेचारे मेहनत वाले, बताएंगे आपको बाद में। ठीक है, लैंग्वेज आप पढ़ लो, लैंग्वेज बहुत आसान लिखी है हमने, इसलिए इजी लैंग्वेज लिखी है ताकि आपको समझ में आए। पता है कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लोग लैंग्वेज में फंस जाते हैं। आप बड़ी बड़ी पुस्तकें ले आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना वो लफड़े पड़ जाएंगे। मतलब इतनी सी चीज को समझाने के लिए 1.5 पेज का एक्सप्लेनेशन। अरे वो बच्चे के पास पहले ही 50 सब्जेक्ट है, वो कैसे करेगा, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? अगर वो हर एक छोटी से छोटी चीज को पढ़ने के लिए 1.5 2 पेज के एक्सप्लेनेशन देखता रहेगा, तो वो कब पास होगा और कभी काम करेगा, टॉपर कैसे बनेगा बेचारा? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसी का सॉल्यूशन लेके आते हैं हम। चलो बात करते हैं अगले कुछ टाइप से गुड्स की, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। बहुत आसान है, आपने बिजनेस स्टडीज कक्षा 11वीं में भी पढ़ा होगा, मैं भी 11वीं 12वीं दोनों पढ़ा रहा हूं, तो मुझे अंदाजा है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी समझा देते हैं। गुड्स कई प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो को अपन पढ़ते हैं, कंजम्पशन एंड कैपिटल। कंजम्पशन गुड जो कंज्यूम हो जाते हैं, कैपिटल गुड जो आगे कुछ और बना देते हैं। कंजम्पशन गुड जो कंज्यूम हो जाते हैं, यूज आ जाते हैं, और कैपिटल गुड जो आगे कोई और गुड बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे गुड जो डायरेक्टली आपकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, आपकी इच्छा को सेटिस्फाई करते हैं। ज्यादा लंबे मत जाओ, आ जाओ, एक तो उल्टे सीधे नहीं जाने का, अपने सीधे यही रहने का। ऐसे गुड जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं डायरेक्टली, वो कहलाते हैं आपके कंजम्पशन गुड। इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, एग्जांपल देख लो पहले, ब्रेड, शर्ट, फर्नीचर, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या है, ये आप लोगों के कंजम्पशन गुड हैं। पर ब्रेड और फर्नीचर दोनों एक ही कैटेगरी में नहीं आ सकते, ब्रेड मोबाइल दोनों एक ही कैटेगरी में नहीं आ सकते, फर्नीचर मोबाइल दोनों एक ही कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो यहां पर दो तीन प्रकार के होते हैं, जैसे ड्यूरेबल गुड, नाम देखो ड्यूरेबल, नाम कितना ड्यूरेबल, चलो ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलने वाले, जैसे टीवी, कंप्यूटर, फर्नीचर, एक बार खरीदो फिर भूल जाओ, लाइफ स्पेन कई साल का होता है ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल, लंबे ज्यादा नहीं चलेंगे, ड्यूरेबल तो थे पर सेमी रह गए, ड्यूरेबल तो थे पर सेमी में अटक गए। सेमी मतलब कुछ हद तक ड्यूरेबल, यानी कि अंदाजन 1 साल तक ये चलते हैं। एग्जाम्पल कपड़े हो गए, जूते हो गए, मोबाइल फोन हो गया आजकल, ठीक है, और आप लोगों के रिलेशनशिप स्टेटस हो गए आजकल, वो तो सेमी ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल में आ जाते हैं आजकल। समझ गए? तीसरा, नॉन ड्यूरेबल जो एक बार में ही समाप्त हो जाए, ब्रेड, बटर, तेल, सब्जी, घी, ये क्या है, ये नॉन ड्यूरेबल है, एक बार लिया, खाया, पिया, डकारा, काम खत्म। समझ में आ गया? और चौथा आता है आपकी सर्विसेज। सर्विसेज सभी जानते हैं, कोई भी चीज की फैसिलिटी उठाना, अब इंटरनेट सर्विस आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी सर्विसेज की कैटेगरी में आती है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब क्या है, सर्विसेज की कैटेगरी में आती है। ठीक है जी, इसके बाद आता है आपके कैपिटल गुड, ये वो गुड्स होते हैं, ये वो फाइनल गुड्स होते हैं। ध्यान रखना, मैं शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करता हूं, हमारी पुस्तक में भी हम बहुत सोच समझ के शब्दों को लिखते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो मदद करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, ये दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, फिक्सचर्स, फर्नीचर फिक्सचर मतलब ऑफिस, उसमें क्या कहते हैं तुम्हारे फैक्ट्री में काम आने वाले। ठीक है, ये वो गुड होते हैं जो आगे दूसरे गुड्स को बनाने में आपकी मदद करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये आपका बेसिक एग्रीगेट्स की पूरी थ्योरी हो गई आपकी समाप्त। कल की कक्षा में हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूले जो कि आपको यूज करने हैं, और ये लैंग्वेज आपको कहां से देखने को मिलेगी, इस प्रकार के नोट्स हमने ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ये रही हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका मैक्रो की इतनी सी पुस्तक में सारे नोट्स, क्वेश्चन, एमसीक्यू वगैरह सब। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी के भी है, अमेजोन पर अवेलेबल है, आप जब चाहे तब जाके उसको ले सकते हैं आराम से। अमेजोन की बेस्ट सेलिंग बुक है, तो जैसे भी जहां भी जब भी मिल जाए जाके ले लेना उसको। ठीक है, क्योंकि वो स्टॉक में कम अवेलेबल रहेगी।
क्योंकि बहुत जल्दी बिक जाती है। ठीक है, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम है कि डेढ़ पेज पढ़ना पड़ता है लोगों को, तो उसी की प्रॉब्लम को देखो प्रैक्टिकली बात करें ना, तो इतने से मैं तुम्हारा ये रहा, हाँ ये हो गया ना, हाँ इतने से मैं तुम्हारे पूरी एक्सप्लेनेशन भी आ गई, ये रहा, ठीक है, और पूरी क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो अब सोचो इसको कितना, यही काम किए, मतलब इसी में से पूरा पेपर आएगा तुम्हारा। ठीक है, भारत के जो ऑल इंडिया रैंकर्स है वो बोलते हैं भैया ये पढ़ लो, बहुत है इको में, तो और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करा, और जैसे सॉल्व करा आप लोगों का प्रेम बहुत बढ़ चढ़ के मिला, इतना बढ़ चढ़ के मिला कि आप देख लो 1 लाख से ज्यादा यूनिट हम सेल आउट कर चुके हैं इसकी। तो अगर स्टॉक मिलता है पुराना 1-2 साल का भी मिल जाए तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। साथ-साथ में अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। हम पेड क्लासेस को लेकर आ रहे हैं आप सभी के साथ, ऐसी क्लासेस को जहां पर हम वन ऑन वन लाइव बैठकर क्लास लें, और मैं ही नहीं मेरी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। उसके ऊपर काफी ज्यादा काम चल रहा है, तो उसकी जानकारी के लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। यूज कोड गौरव J टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, डिस्काउंट भी मिलेगा आप लोगों को। चलिए, पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कई सारे क्वेश्चंस की, बात करेंगे कई सारे फॉर्मूलाज की, वो फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये आपको मैं कल सिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूले रटे तो बहुत जगह होंगे पर कभी बनाए नहीं होंगे। और यकीन मानिए अगर एक बार आप फॉर्मूला बनाना सीख गए ना, जीवन में कभी उसको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम भूलते वो हैं जो हम याद करते हैं, जो समझा जाता है वो जनाब कभी नहीं भूला जाता। तो कल हम उन फॉर्मूलों को समझेंगे, फिर उनसे रिलेटेड 4, 6, 7, 8 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप ऑन वाचिंग।